हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड जो कि क्रिटिक रहे हैं, पोइट रहे हैं, पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका लाइफ जो स्पैन रहा है वो रहा है 1822 से 1888 तक। मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। विक्टोरियन एज के जो है वो पोइट रहे हैं और क्रिटिक रहे हैं 19th सेंचुरी। उनका जन्म वो क्रिसमस की ईव को जो है उनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर इन 1822 1822 को। और जगह थी लालेहम, मिडलसेक्स, इंग्लैंड। इंग्लैंड मिडलसेक्स में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर का नाम डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड था और वो एक हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के, जिनके ऊपर उन्होंने एक एलिजी भी लिखी है, रग्बी चैपल। वो अपने फादर के ऊपर उन्होंने लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, और बहुत ही फेमस एलिजी है वो। तो डॉक्टर थॉमस आर्नोल्ड हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल में। मैथ्यू उनके सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मदर का नाम था मैरी पेनरोज। 1833 उनके जो फादर रहे थे आर्नोल्ड, थॉमस आर्नोल्ड, उन्होंने एक समर कॉटेज बनाई थी लेक कंट्री में। लेक कंट्री जो कि जहाँ के वर्ड्सवर्थ भी रहते थे, और वहाँ पर ही जो है वो वर्ड्सवर्थ से भी मिले थे। उनके जो है वो दोस्त भी बने थे। डोरोथी वर्ड्सवर्थ से भी जो है मैथ्यू आर्नोल्ड वहाँ पर मिले थे। जो मैथ्यू आर्नोल्ड जब स्टार्टिंग में स्कूल गए थे तो वो लालेहम में ही गए थे, लालेहम विंचेस्टर में, और उसके बाद वो रग्बी में गए थे। उन्होंने जो है अपनी पोयम के लिए एक स्कूल प्राइज़ भी जीता था। जब वो स्कूल में थे तभी उन्होंने अपनी एक पोयम लिखी थी, एलेरिक एट होम, और उसके लिए उन्हें एक प्राइज़ भी मिला था। 1837 उन्होंने रग्बी में एडमिशन लिया और फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड को अटेंड किया एज ए स्कॉलर ऑफ बैलियल कॉलेज के स्कॉलर के रूप में। 1841 में उन्होंने एक ओपन स्कॉलरशिप जीती थी बैलियल कॉलेज से। बैलियल कॉलेज से उन्होंने एक ओपन स्कॉलरशिप जीती थी अपने स्टूडेंट ईयर्स में ही। जब वो ऑक्सफोर्ड में थे तो वहाँ पर जो है उन्हें ऑर्थर ह्यू क्लॉ मिले थे, और वो उनके बहुत अच्छे मित्र भी बन गए थे। इन 1842 उनके फादर की डेथ हो जाती है। 1843 में उनकी पोयम क्रोमवेल जो है वो एक प्राइज़ जीती है, और प्राइज़ का नाम था न्यूडिगेट। न्यूडिगेट प्राइज़ उनकी पोयम क्रोमवेल को मिलता है। 1844 वो जो है सेकंड क्लास ऑनर से ग्रेजुएट हो गए थे। फिर कुछ टाइम के लिए उन्होंने रग्बी में भी पढ़ाया था, जहाँ पर कि उनके फादर पढ़ाते थे। 1845 में जो है उनको ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड के फेलो के रूप में जो है उनको इलेक्ट किया गया, उनको चुना गया, और 1847 में वो एक प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए थे लॉर्ड लैंसडौन के। लॉर्ड लैंसडौन जो कि लॉर्ड प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, उनके जो है प्राइवेट सेक्रेटरी मैथ्यू आर्नोल्ड बन गए थे। 1849 में उन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश की थी पोइट्री की, जिसका नाम था द स्ट्रेयर्ड रेवलर, बट इट वॉज विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशंस। लेकिन ये जो है विड्रॉ कर ली गई थी क्योंकि इसने जो है पब्लिक अटेंशंस को जो है ड्रॉ नहीं किया था। ये अट्रैक्शन जो है वो नहीं खींच पाई थी पब्लिक का, लोगों ने जो है इसको नहीं पढ़ा था, तो इस वजह से जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया था। 1850 में जो है वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। आर्नोल्ड जो है वर्ड्सवर्थ से मिले थे, वो उनके दोस्त भी बन गए थे। हालांकि आर्नोल्ड और वर्ड्सवर्थ की एज में काफ़ी डिफरेंस था। और वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद जो है आर्नोल्ड उनके ऊपर एक पोयम लिखते हैं, मेमोरियल वर्सेस, जिसमें जो है वो वर्ड्सवर्थ को याद करते हैं। और आर्नोल्ड जो है 1850 में ही जो है इस पोयम को पब्लिश कराते हैं। फ्रेशर्स मैगज़ीन में जो है ये पोयम पब्लिश होती है। बहुत ही अच्छी पोयम है मेमोरियल वर्सेस, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एलटी ग्रेड के लिए भी ये फेमस है। एलटी ग्रेड के सिलेबस में जो है ये पोयम है। 1851 अपनी इनकम को सिक्योर करने के लिए उन्होंने जो है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की जॉब जो है वो एक्सेप्ट की थी। और आर्नोल्ड ने जो है ये पोजीशन, ये अपनी जॉब जो है 35 साल तक अपने बरकरार रखी थी। 35 साल तक जो है वो ये जॉब करते रहे थे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। इसी साल 1851 में ही उन्होंने फ्रांसिस ल्यूसी विटमैन से शादी कर ली थी। 1852 उन्होंने अपनी सेकंड वॉल्यूम पब्लिश कराई पोयम की, जिसका नाम था एम्पेडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोयम्स।
लेकिन इसको भी विथड्रॉ कर लिया गया क्योंकि जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे वो इसके टाइटल से सेटिस्फाइड नहीं थे। 1853 में उन्होंने अपनी पोएम्स पब्लिश कराई, ए न्यू एडिशन एडिंग न्यू पोएम्स, जिसमें उन्होंने कुछ नई पोएम को ऐड किया, जैसे शोराब एंड रुस्तम और द स्कॉलर गिप्सी। 1854 पोएम सेकंड सीरीज अपीयर्ड, जिसमें जो है न्यू पोएम इंक्लूड थी बाल्डर डेट। उनकी जो है सेकंड सीरीज अपीयर हुई पोएम्स की और उसमें एक न्यू पोएम इंक्लूड की गई, डेट वाज बाल्डर डेट। 1857 ही वॉज इलेक्टेड प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में जो है उनको पोइट्री का प्रोफेसर इलेक्ट किया गया और वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अपना लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर किया था, ना कि लैटिन लैंग्वेज में। और 1862 में उनको दोबारा से इलेक्ट किया गया, दोबारा से जो है उनको चुना गया था। 1865 उन्होंने जो है अपनी एक ऐसे इन क्रिटिसिज्म पब्लिश कराया जो कि बहुत फेमस रहा था। फर्स्ट सीरीज़ की जो है ये ऐसे इन क्रिटिसिज्म की फर्स्ट सीरीज़ जो पब्लिश हुई थी। सेकंड सीरीज़ 1888 में आई थी, 1888 से पहले वो पब्लिश नहीं हो पाई थी। शॉर्टली आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनकी डेथ के कुछ ही समय बाद जो है फिर सेकंड सीरीज़ पब्लिश हुई थी। 1865 में उन्होंने फर्स्ट सीरीज़ पब्लिश कराई थी, ऐसे इन क्रिटिसिज्म। 1866 में उन्होंने थायरेसिस पब्लिश कराई थी। ये भी एक एलेजी थी जो उन्होंने अपने मित्र A.H. क्लाउ के डेथ पर लिखी थी, जो कि 1861 में जिनकी डेथ हो गई थी। 1869 कल्चर एंड एनार्की, ये उनका एक मेजर वर्क रहा है जो कि एक सोशल क्रिटिसिज्म था, ये पब्लिश हुआ था। 1873 में उनका एक और मेजर वर्क जो कि रिलीजियस क्रिटिसिज्म था, डेट वाज लिटरेचर एंड डॉगमा, ये पब्लिश हुआ था। ये रिलीजियस क्रिटिसिज्म इन्होंने इस अपने वर्क में किया है। 1883 एंड 1884 उन्होंने जो है US कनाडा का टूर किया और अपने जो है लेक्चर्स उन्होंने वहाँ पर डिलीवर किए, एजुकेशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर और राल्फ वाल्डो एमर्सन के ऊपर। 1883 में ही जो है उनको फॉरेन ऑनरी मेंबर्स को के रूप में इलेक्ट किया गया अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस जो कि एक एकेडमी थी, उसके लिए उन्हें फॉरेन ऑनरी मेंबर इलेक्ट किया गया। 1886 में जो उनकी जॉब वो शुरू से करते आ रहे थे स्कूल इंस्पेक्शंस की, वो उससे रिटायर हो गए थे और फिर जो है 1886 में वो दोबारा अमेरिका घूमने गए थे। 1888 उनको मैथ्यू आर्नोल्ड की डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक से उनका हार्ट फेल हो जाता है जब वो एक ट्रेन को पकड़ रहे थे। उन्हें कहीं पर जाना था और वहाँ पर ही जो है उनका हार्ट अटैक हो जाता है। अब उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स देखते हैं। सबसे पहला शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है ये एक सोनेट था। 1844 में उन्होंने ये कंपोज किया था और ये पब्लिश्ड हुआ था 1849 में। ये एक सोनेट था और ये जो उनका पोएम की एक सीरीज़ आई थी स्टेट रिवेलर, उसमें ये पब्लिश हुआ था। इसमें उन्होंने शेक्सपियर को ट्रिब्यूट किया है। स्टार्टिंग लाइन्स है, अदर्स अबाइड और क्वेश्चंस दाउ आर फ्री, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड एंड सेल्फ सिक्योर। कि दूसरे जो लोग हैं वो तो हमारे प्रश्नों से बंधे हुए हैं, लेकिन तुम फ्री हो। तुम जो हो सेल्फ स्कूल्ड हो, सेल्फ स्कैंड हो, सेल्फ ऑनर्ड हो और सेल्फ सिक्योर हो। मेमोरियल वर्सेस, बहुत ही फेमस उनका वर्क। इट इज़ रिटन इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की डेथ के तुरंत बाद जो है उन्होंने अपना ये वर्क लिखा था। वर्ड्सवर्थ के जो सन इन लॉ थे उन्होंने मैथ्यू आर्नोल्ड से रिक्वेस्ट की थी कि वो वर्ड्सवर्थ पर एक एलेजी लिखे। इस पोएम में आर्नोल्ड ने न केवल वर्ड्सवर्थ को बल्कि दो और पोइट रहे हैं गोथे और लॉर्ड बायरन, इनको भी जो है अपना ट्रिब्यूट दिया है, अपनी श्रद्धांजलि दी है। बहुत ही अच्छी पोएम ये रही है मेमोरियल वर्सेस। फिर उनका जो नेक्स्ट वर्क है डॉवर बीच, 1867 में आता है। न्यू पोएम्स में ये पब्लिश्ड होता है। ये एक शॉर्ट लिरिक पोएम है। यहाँ पर जो है आर्नोल्ड लैमेंट करते हैं लॉस ऑफ रिलीजियस पर। रिलीजियस फेथ जो कि विक्टोरियन एज में खो सी गया था, कहीं पर खो गया था। लोगों में जो है धार्मिक विश्वास बिल्कुल भी नहीं रहा था। लोग तर्क वितर्क करने लगे थे, साइंस की जो है प्रगति होने लगी थी और लोग जो है धर्म से दूर होते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है आर्नोल्ड इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं कि लोगों का जो धार्मिक विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है।
आर्नोल्ड यहाँ पर समुद्र को रिलीजन से कंपेयर करते हैं। इस पोएम में जो है वो समुद्र को धर्म से कंपेयर करते हैं। ओपनिंग लाइन है, द सी इज़ काम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर। कि समुद्र जो है आज बहुत ही शांत है। टाइड जो है ज्वार भाटा वो अपने चरम सीमा पर है, फुल है, और मून जो है, जो चंद्रमा है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से वो लेटा हुआ है या अपनी जगह पर स्थित है। रग्बी चैपल ये उन्होंने 1867 में ही लिखी थी और 1867 में ही ये पब्लिश्ड हुई थी। ये भी एक एलेजी है जो कि उन्होंने अपने फादर डॉक्टर आर्नोल्ड की डेथ पर लिखी थी। ये जो एलेजी है ये 25 साल बाद उन्होंने अपने फादर की डेथ पर लिखी थी। द नेम ऑफ द पोएम टेक्स फ्रॉम रग्बी स्कूल। रग्बी स्कूल से जो है इसका नाम लिया गया है, रग्बी, जहाँ पर कि उनके फादर पढ़ाते थे और शॉर्ट टाइम के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी वहाँ पर पढ़ाया था, और जिसमें कि उनके फादर आर्नोल्ड जो है हेड मास्टर रहे थे लगभग 14 साल तक। ओपनिंग लाइन्स है, कोल्डली सैडली डिसेंड द ऑटोमन इवनिंग। कि जो ऑटोमन की इवनिंग है, ऑटम की जो इवनिंग है वो बहुत ही कोल्डली सैडली जो है वो आ रही है। थायरेसिस 1865 में आती है, उनकी एक पेस्टोरल एलेजी है ये। और आर्नोल्ड ने जो है ये एलेजी अपने मित्र ऑर्थर ह्यू क्लो के डेथ पर लिखी थी। ये न्यू पोएम में इंक्लूड थी। 1867 में जो न्यू पोएम पब्लिश हुई थी उसमें ये इंक्लूड थी। इसमें दो कैरेक्टर है, थायरेसिस जो कि उन्होंने क्लॉ को माना है, और कैरिडोन जो कि आर्नोल्ड खुद है। इसी की एक कंपेनियन पोएम है, द स्कॉलर गिप्सी। द स्कॉलर गिप्सी 1853 में जो है ये लिखी थी उन्होंने, और ये कंपेनियन पोएम है थायरेसिस की। इसमें 25 स्टेंजास हैं जिसमें 10 लाइन्स हैं। फुल ऑफ मेलनकली एंड पेसिमिज्म। ये जो पोएम है ये बहुत मतलब फुल है, इसमें दुख है, पेसिज्म है, निराशा है, क्योंकि वो जो है मैथ्यू आर्नोल्ड वो डिससेटिस्फाइड थे अपनी ओन एज यानी कि अपने युग से वो डिससेटिस्फाइड थे। इस पोएम की जो सेटिंग है वो भी पेस्टोरल है, लाइक थायरेसिस। और ये इस द स्टोरी ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्कॉलर इन सर्च ऑफ द ट्रूथ। ये स्टोरी है एक ऑक्सफोर्ड स्कॉलर की जो कि सच की तलाश में है। इट शोज द एटीट्यूड ऑफ आर्नोल्ड टुवर्ड्स लाइफ। ये जो पोयम है ये हमें आर्नोल्ड के एटीट्यूड को दिखाती है कि उनका अपने लाइफ के प्रति, अपने जीवन के प्रति क्या उनका एटीट्यूड रहा है। ओपनिंग लाइन है, गो फॉर दे कॉल यू शेफर्ड फ्रॉम द हिल। नेक्स्ट, टू मार्गरेट 1857 में जो है ये ये पोयम आई थी। ये भी एक एलेजी है, ये लव के ऊपर एलेजी है। 1848 में जो है आर्नोल्ड स्विट्जरलैंड जाते हैं और वहाँ पर वो एक फ्रेंच गर्ल से मिलते हैं जिसका नाम था मार्गरेट्स, और वो उससे प्यार में पड़ जाते हैं। ये एक लव लिरिक है और जो कि उनके प्यार से इंस्पायर है। एलेजी ऑफ लव इसे कहा जाता है। आर्नोल्ड जो है यहाँ पर ह्यूमंस को आइलैंड से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जो ह्यूमंस है वो भी आइसोलेट है फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। जिस तरह से आइलैंड है जो कि बहुत ही आइसोलेट होते हैं, बहुत दूर दूर जो होते हैं आइलैंड, इसी तरह जो ह्यूमंस है वो भी आइसोलेट हो गए हैं एक दूसरे से। वो अब एक दूसरे से बातें नहीं करते, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, वो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गए हैं। इम्पोर्टेंट लाइन जो है इस पोएम की, हाउ वेन ए थिंग इज मॉर्टल लव, वी मॉर्टल मिलियंस लिव अलोन। नेक्स्ट, शोराब एंड रुस्तम 1853 में, ये उनकी एक लॉन्गेस्ट नैरेटिव पोएम है जो कि 1853 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और इसमें 892 लाइन्स हैं। 892 लाइन इस पोएम में है। ये जो स्टोरी है ये फिरदौसी के शाहनामा से ली गई है। रुक्स, यहाँ पर एक कैरेक्टर है रुक्स जो कि एक हॉर्स है रुस्तम का। रुस्तम जिस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसके घोड़े का नाम रुक्स है। रुस्तम को जो है एक पर्शियन एचिलीज़ के नाम से भी जाना जाता है, पर्शियन एचिलीज़। शोराब ये जो है रुस्तम का एक इलेक्टिमेट सन था। तो ये जो स्टोरी है ये फादर और सन के ऊपर ही बेस्ड है, उन दोनों के आपस में लड़ाई भी होती है। तो ये मतलब जो पोयम है ये उन पर बेस्ड है। द फोर सेकंड मरमैन, द फोर सेकंड मरमैन ये पब्लिश हुई थी 1849 में। मरमैन जो है वो एक इमेजनरी सी क्रिएचर है
जिसकी जो बॉडी है वो तो ह्यूमन की है डाउन टू द वेस्ट, लेकिन उसके पास एक फिश टेल है, यानी कि जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो तो ह्यूमन बॉडी है उसकी कमर तक का, और जो उसका नीचे का पार्ट है वो फिश की तरह है। ये स्टोरी है एक रिलेशनशिप्स की, मरमैन के साथ एक अर्थली वुमेन थी मार्गरेट। उसकी मार्गरेट और मरमैन जो आपस में प्यार करने लगते हैं, और मार्गरेट एक अर्थली वुमेन है जबकि मरमैन जो है एक सी क्रिएचर है, लेकिन वो दोनों जो है आपस में शादी भी कर लेते हैं। और जो मार्गरेट है वो मरमैन के साथ रहती है लग्ज़री और कंफर्ट में, लेकिन एक दिन उसको जो है चर्च की बेल सुनाई देती है और वो चर्च में प्रेयर करने के लिए चली जाती है। वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ देती है। जब वो एक बार वहाँ से चली जाती है तो वो दोबारा वापस नहीं आती। तो ये जो पोएम है ये लेमेंट है एक 4 सेकंड मरमैन की। जो 4 सेकंड मरमैन है यानी कि 4 सेकंड होता है जिसको छोड़ दिया जाता है। तो उस मरमैन की जो कि रोता है अपनी वाइफ़ की याद में। नेक्स्ट उनका वर्क एम्पेडोकल्स ऑन एटना। ये एक पोएटिक ड्रामा है 1852 में आया था और ये क्लासिकल थीम पर बेस्ड है। अबाउट एम्पेडोकल्स ए फ़िलोसोफर ऑफ सिसिली, सिसिली का एक फ़िलोसोफर एम्पेडोकल्स, और उसकी सुसाइड की कहानी है। वो बाय जंपिंग इनटू द क्रिएटर ऑफ वोल्केनो, वो वोल्केनो में जो है जंप करके सुसाइड कर लेता है। तो ये उसकी स्टोरी है। कल्चर एंड एनार्की बहुत ही फेमस वर्क उनका रहा है कल्चर एंड एनार्की। ये एक ऐसे है पॉलिटिकल और सोशल क्रिटिसिज्म पर एक ऐसे रहा है, एक सीरीज़ है पीरियडिकल एसेज की। सबसे पहले ये कॉर्नहिल मैगज़ीन में पब्लिश्ड हुआ था 1867-68 के बीच में, और फिर ये एक बुक के रूप में पब्लिश हुआ 1869 में। 1869 में इसमें प्रीफेस भी ऐड किया गया था। आर्नोल्ड ने जो है ह्यूमन सोसाइटी को 3 पार्ट्स में बाँटा है। बारबेरियंस बारबेरियंस जो कि एरिस्टोक्राट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं फिलिस्टीन्स, ये मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉपुलेस, ये वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है फेमस रहा है अपनी पॉपुलराइजेशन ऑफ द फेरास फ्राज स्वीटनेस एंड लाइट। स्वीटनेस एंड लाइट जो कि एक पॉपुलर फ्राज बन गया था, उसकी वजह से भी ये फेमस हुआ है। मैथ्यू आर्नोल्ड को 18th मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है 18th सेंचुरी को कहा था एन एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न, एन एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न, क्योंकि ये जो एज थी ये रीज़न की एज थी, तर्क वितर्क की एज थी, साइंस की एज थी। तो इसीलिए जो है मैथ्यू आर्नोल्ड को एन एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न इस एज को कहते हैं। आर्नोल्ड के कुछ जो मेन मतलब उन्होंने कहे हैं, जैसे आर्नोल्ड ने कहा था कि जो चौसर है वो लैक्स हाई सीरियसनेस, कि चौसर में जो है सीरियसनेस की बहुत कमी है। आर्नोल्ड ने चौसर के लिए ये भी कहा है कि विद हिम इज़ बोर्न आवर रियल पोइट्री, कि उसके साथ ही जो है हमारी रियल पोइट्री ने जन्म लिया है। आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को कहा है हिज पोइट्री इज़ द रियलिटी, हिज फिलोसफी इज़ द इल्यूज़न, कि जो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री रही है ना वो तो रियलिटी है, लेकिन वर्ड्सवर्थ की जो फिलोसफी है वो एक इल्यूज़न की तरह है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है एक मेथड यूज़ किया था टच स्टोन मेथड जो है यूज़ किया था इन द स्टडी ऑफ पोइट्री 1880 में। 1880 में द स्टडी ऑफ पोइट्री उनका वर्क आया था और उसमें जो है उन्होंने टच स्टोन मेथड का यूज़ किया था। तो ये थे मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइफ हिस्ट्री और उसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स।